ये सुन अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही मोक्ष को लगता है वो कुछ अधिक ही बोल दिया है। उसका चेहरा लाल होने लगता है और वो आगे ही अनिरुद्ध की आंखों में देखने लगता है तो अनिरुद्ध अपने चेहरे पर हमेशा रहने वाला एक्सप्रेशन ला उसके बाल पर अपने हाथ रख कहता है, लव यू टू। ये सुन मोक्ष के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए सवाल करता है, ये कैसा वाला लव यू टू है। उसके ऐसे सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, जो एक अंकल और नेफ्यू के बीच का होता है। ये सुन मोक्ष उसके गोद से उतर कहता है, ओह वैसे मुझे कल एम्यूजमेंट पार्क जाना है, दोस्तों के साथ तो जा सकता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मुझे तुम्हारे कहीं जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे मैसेज और कॉल का तुम रिप्लाई दिया करो। ये सुन मोक्ष कहता है, अगली बार से ये गलती नहीं होगा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ओके अब अनाया के पास जाओ। ये सुन मोक्ष हाँ कहता है, फिर अनाया के पास जाने लगता है। वही मोक्ष के जाते ही अनिरुद्ध अपने हाथ को देखने लगता है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर विहान का नाम देख कॉल उठा लेता है। हाँ विहान। अनिरुद्ध के आवाज को सुन विहान कहता है, क्या हुआ, क्या सोचे हो। इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, विहान मैं अभी भी इस डील को लेकर श्योर नहीं हूँ। ये सुन अफसोस से विहान अपने चेहरे को हिला कहता है, यार मैं डील का बात नहीं कर रहा हूँ, मोक्ष के लिए क्या सोचे हो। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ओह। इस पर विहान झट से कहता है, मुझे जवाब चाहिए, ओह साउंड नहीं। विहान के इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, तुम बहुत एनोइंग हो विहान। अनिरुद्ध के इस बात को सुन विहान अपना रोंदू मुंह बना कहता है, तुम अपने इकलौते दोस्त को एनोइंग कहोगे। इतना कहने के बाद विहान अपना ड्रामा शुरू कर देता है, तुम्हें पता भी है अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, क्या होगा। उसके ऐसा बोलने पर विहान कहता है, यू हार्टलेस, जाओ रख रहा हूँ फोन। इतना कहने के बाद वो कॉल कट नहीं करता है बल्कि वेट करता है अनिरुद्ध कुछ बोलेगा, पर अनिरुद्ध अपने साइड से ही कॉल कट कर देता है तो विहान रोते हुए खुद में कहता है, ये लड़का उफ, जब मैं नहीं रहूंगा तब इसे मेरा दोस्त ही समझ आएगा। तभी उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है तो वो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है अनिरुद्ध का मैसेज आया हुआ था, मोक्ष को मैं हॉस्टल नहीं भेज रहा हूँ। अनिरुद्ध का मैसेज देख विहान के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए खुद में कहता है, मुझे पता है तुम अपने जज्बातों को जाहिर करने में अच्छे नहीं हो, पर मैं खुश हूँ ये जानकर। खुद में इतना कहने के बाद वो अनिरुद्ध के मैसेज का रिप्लाई दे देता है। वहीं दूसरी तरफ रचना डिनर करने के बाद नया कॉमिक पढ़ना शुरू की थी जिसमें रिच हैंडसम और लड़कियों के बीच बेहद पॉपुलर मैन लीड था, वही फीमेल लीड प्यारी थी। इंट्रो पढ़ते ही रचना अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए कहती है, बिल्कुल मेरी जैसी। इतना कहने के बाद वो कॉमिक पढ़ना शुरू करती है, तभी वो देखती है कॉमिक वाला मैन लीड प्ले बॉय है तो रचना पढ़ते हुए खुद में चिल्ला कर कहती है, मेरा प्यार प्ले बॉय है, अब देखो मैं कैसे इन तितलियों को तुमसे दूर करती हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस से पढ़ने लगती है। वही रूम के बाहर उसके माता पिता खड़े थे और उसकी माँ कहती है, ये रात को किससे लड़ती रहती है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है इसका। ये सुन उसके डैड कहते हैं, नहीं अगर ऐसा कुछ होता तो हमें रचना खुद बता देती। तभी रचना जोर से चिल्लाती है, बास्टार्ड तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। रचना के चिल्लाने से उसकी माँ डर ही गई थी और वो अपने सीने पर हाथ रख कहती है, मुझे लगता है हमें अपनी बेटी को किसी ओझा के पास ले जाना चाहिए। ये सुन उसका हस्बैंड कहता है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, चलो सोने। इतना कहने के बाद वो अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाने लगता है। वही रचना ऐसे ही चिल्लाते हुए कॉमिक पढ़ रही थी। वही दूसरी तरफ जय अब भी अपने जॉब को लेकर परेशान था तो आखिर में वो पढ़ाई करने का सोचता है और अपने बुक खोल पढ़ने लगता है, पर पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो आखिर में रचना का भेजा कॉमिक पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कॉमिक पढ़ते हुए अपना गम भूलने लगा है। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने रूम में लाइट ऑन ऑफ करते हुए इस बारे में सोच रहा था वो एक लड़के को किस किया, वो भी 2 बार, पर फिर भी उसे अजीब क्यों नहीं लग रहा है। आखिर में वो अपने होंठों पर हाथ रख कहता है, शायद मैं उसे लड़की समझकर किस किया था, इसलिए क्या मुझे उसे एक बार और किस करना चाहिए। खुद में इतना कह लाइट ऑफ ही छोड़ अपने सिर को जल्दी से हिला कहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे उसे लड़की बनना पड़ा जॉब के लिए तो जरूर उसे पैसे का बहुत ज़रूरत है। खुद में इतना कहने के बाद वो सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए खुद में कहता है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, पर अवनी ने उसे जॉब से क्यों निकाला। अपने आप से वो ये सवाल किया ही था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और ये अपने फ़ोन को उठा स्क्रीन पर अवनी का नाम देखता है तो वो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ अवनी। आदित्य के आवाज़ को सुन अवनी कहती है, मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम आ सकते हो। इस पर आदित्य कहता है, हाँ कब आना है। आदित्य के सवाल पर अवनी झट से कह देती है, जब भी तुम फ्री रहो।
तो आदित्य ओके कह देता है और वो उससे पूछना चाहता था वो जॉब से उसे क्यों निकाली, पर वो पूछता नहीं है। वही दूसरी तरफ विहान सोने ही जा रहा था, तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है तो वो अपना फ़ोन उठा देखता है। सनाया का मैसेज आया हुआ था। सनाया भी विहान और अनिरुद्ध की बचपन की दोस्त है। वो उसके मैसेज को पढ़ता है। कल मैं आ रही हूँ तो तुम और अनिरुद्ध मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना। उसके मैसेज को पढ़ विहान ओके का मैसेज सेंड कर देता है। फिर ये बात अनिरुद्ध को भी बता देता है, फिर सोने चला जाता है। वही अनिरुद्ध अब भी काम कर रहा था। जब ये मैसेज देखता है तो वो भी विहान के मैसेज का रिप्लाई देता ही है कि तभी दरवाजे के नॉक होने का आवाज़ अनिरुद्ध को सुनाई देता है और वो अपने फ़ोन को बेड पर रख दरवाजे के पास जा खोलता है। सामने मोक्ष खड़ा था। मोक्ष को देख अनिरुद्ध सवाल करता है, कुछ काम है? अनिरुद्ध के सवाल पर मोक्ष अपने चेहरे को ऊपर कर अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे रूम का लाइट नहीं जल रहा है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ये मत कहना, अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, अब तुम बच्चे नहीं हो। अनिरुद्ध की बातों को सुन मोक्ष अपने चेहरे को झुका देता है और मासूमियत से कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। ये सुन अनिरुद्ध उसे अंदर आने का जगह दे कहता है, अंदर आ जाओ। ये सुन मोक्ष खुश हो जाता है और वो झट से अंदर अनिरुद्ध के बेड पर जा लेट जाता है। वही अफसोस से अनिरुद्ध अपने चेहरे को हिलाता है। फिर दरवाजा बंद कर वो भी अपने बेड पर जा अपने लैपटॉप को उठा अपने गोद में रख वापस काम करने लगता है। तभी मोक्ष सवाल करता है, आपको सोना नहीं है? इस सवाल पर अनिरुद्ध अपना काम करते हुए कहता है, अभी नहीं, तुम सो जाओ और अगर अब तुम नहीं सोए तो मैं तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगा। ये सुन मोक्ष झट से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही अनिरुद्ध मुड़ उसे देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और रात के 2 बज जाते हैं। फिर अनिरुद्ध अपने लैपटॉप को बंद कर साइड में रख मोक्ष की तरफ देखता है, फिर अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा उसके खुले मुंह को बंद करते हुए कहता है, पता नहीं कब बड़ा होगा। इतना कहने के बाद वो भी लेट जाता है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो जाता है और मोक्ष का सॉफ्ट हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा होता है। मोक्ष का नींद जैसे ही खुलता है तो वो अपने हाथ को अनिरुद्ध के सीने पर महसूस करता है और झट से अपने आंखों को खोल उठकर बैठ जाता, पर अपने हाथ को उसके सीने से ना हटा, बस अपने लाल हुए चेहरे के साथ उसे देखता रहता है। तभी अनिरुद्ध का नींद खुलता है और वो अपने आंखों को खोल मोक्ष की तरफ देख कहता है, क्या मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझसे हटने का नाम ही नहीं ले रही है? ये सुन मोक्ष झट से अपने हाथ को सीने से हटाने वाला था, पर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है, जिस कारण दोनों का चेहरा अभी बहुत करीब था। और उसके लाल हुए चेहरे को देख अनिरुद्ध उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मुझे ही देखते रहना है तो बोलो, मैं ऐसे ही तुम्हारे पास लेटा रहूंगा। ये सुन मोक्ष अपने हाथ को झट से पीछे कर अपने आप को भी उससे दूर कर कहता है, नहीं नहीं नहीं, आप हैंडसम भी नहीं हो और मुझे आपको देखना भी नहीं है। ये सुन अनिरुद्ध उठकर बैठ अपने कोर नजरों से उसे देख कहता है, मैं हैंडसम नहीं हूँ। अनिरुद्ध जब सवाल की तरह ये बात पूछता है तो मोक्ष उसकी तरफ देख कहता है, हो बहुत हो। ये सुन अनिरुद्ध उसके कान के करीब जा कहता है, बेवकूफ, बैड किड। इतना कहने के बाद वो उससे दूर हो बैट से नीचे उतर जाने लगता है। वही मोक्ष, जिसका दिल का धड़कन उतना तेज हो गया था कि बाहर तक धक धक का आवाज आ रहा था, वो अपने दिल पर हाथ रख खुद में कहता है, ये नोवेल नहीं है, मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ, मुझे दूरी बनाना होगा। खुद में इतना कहने के बाद वो अनिरुद्ध के बेड से नीचे उतर भागते हुए वहां से जाने लगता है। वही अनिरुद्ध, जो अपने लिए तौलिया ले रहा था कबर्ड से, वो मोक्ष को भागता हुआ देखता है। फिर कबर्ड बंद कर बाथरूम जा शावर ऑन कर बस शावर के पास खड़ा हो जाता है और वो पास्ट को याद करने लगता है। पास्ट सीसीटीवी कैमरा के पास अनिरुद्ध और उसका बड़ा भाई कैमरा का फुटेज चेक कर रहा था। तभी एक आदमी नजर आता है जो रात के वक्त कंपनी आया था। उसके बाद अंधेरे में वो क्या कर रहा था सीसीटीवी कैमरा में साफ नजर नहीं आया। तभी अनिरुद्ध अपने बड़ी भाई से कहता है, ये आखिरी इंसान है जो कंपनी ऐसे चोरों की तरह आया है, हो ना हो उसने ही लीक किया होगा। ये सुन अनुराग कहता है, अनिरुद्ध ये इस कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय है और सीसीटीवी कैमरा में साफ पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट इसे फ्रेम करना सही नहीं होगा। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है, भाई जिस पर ट्रस्ट होता है वही हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं, भूलिए मत मॉम ने क्या किया था। ये सुन अनुराग कहता है, ठीक है अनिरुद्ध, तुम्हें जैसा सही लगे तुम कर सकते हो। इतना कहने के बाद अनुराग खड़ा हो वहां से जाने लगता है। वही अनिरुद्ध पुलिस को कॉल कर इस केस के लिए सस्पेक्टेड इंसान का नाम बता उसे अभी अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। पास्ट याद करने के बाद अनिरुद्ध शावर बंद कर खुद में ही कहता है, काश मैं उस दिन इतने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया होता। इतना कहने के बाद वो अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल देता है। वही दूसरी तरफ सनाया, जो प्लेन में थी, वो एक तस्वीर को देखते हुए खुद में कहती है, प्लीज आप भी इंडिया आ जाओ,
मैं आपके अकेलेपन की साथी बनना चाहती हूँ और क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे उस नज़र से नहीं देख सकते हैं जिस नज़र से मैं आपको देखती हूँ। मैं आज तक किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं दी हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है एक दिन आप मेरे प्यार को समझोगे और मेरा हाथ थामोगे। इतना कहने के बाद वो तस्वीर को अपने पर्स के अंदर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ विहान आज जल्द ही रेडी हो गया था। एयरपोर्ट के लिए निकलना जो था उससे वो खुद जल्दी रेडी होने के बाद अनिरुद्ध को कॉल कर रहा था, पर अनिरुद्ध उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, तो वो अपने मुंह को फूला खुद में कहता है, ये भी ना कभी मेरा कॉल एक रिंग में नहीं उठा सकता है। इतना कहने के बाद वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। दूसरी ओर रचना कॉलेज जाने के लिए जल्दी रेडी हो नीचे जाती है और भागते हुए किचन जा कहती है, मम्मा, जय और मेरे लिए नाश्ता पैक कर दो ना, मैं उसके घर जाकर खा लूंगी। ये सुन उसकी मम्मा कहती है, ठीक है, वैसे तेरे पापा तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, जा जाकर बात कर ले। ये सुन रचना कहती है, ओके मम्मा। इतना कहने के बाद वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के रूम में जा दरवाजा खोल अंदर चली जाती है तो देखती है उसके पापा बेड पर बैठ कुछ पेपर देख रहे हैं। तभी रचना अपने पापा के पास जा खड़ी हो जाती है तो उसके पापा कहते हैं, बैठ जाओ। ये सुन रचना बैठ जाती है और उस पेपर्स को देख कहती है, इतने सारे एफडी आपने क्यों करवाया है पापा? अपनी बेटी के सवाल पर वो मुस्कुरा कहते हैं, ताकि तुम्हारे शादी के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन सपनों की दुनिया में रहने वाली रचना अपने धीमे आवाज में कहती है, पर मैं ऐसा पति ढूंढूंगी जो मेरे पापा का एक भी पैसा खर्च ना होने दे। रचना की बातों को सुन उसके पिता के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो सारे पेपर समेट कहते हैं, अच्छा, वैसे बेटा अगर तुम्हारे लाइफ में कोई आता है तो तुम अपने पापा से सबसे पहले शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि अक्सर इस उम्र में हम फैसले गलत ले लेते हैं। पर बेटा अगर कोई गलत फैसला ले भी लो तो उसे सही करने का कोशिश करना, फिर भी ना हो तो तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तो खुद कभी अकेला समझ अपने साथ कुछ करने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। अपने पिता के बातों को सुन रचना अपने पिता के गले से लग कहती है, पापा, रचना बेवकूफ़ नहीं है जो अपने साथ कुछ कभी बुरा होने दे या करे, और रचना जो भी फैसला लेगी सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताएगी। अपनी बेटी के बातों को सुन उसके पिता उसके सर पर अपने हाथ को रख उसके सिर पर अपने हाथ को प्यार से फेर कहता है, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, अब जाओ नहीं तो लेट हो जाओगी। ये सुन रचना हाँ कहती है, फिर अपने पापा को बाय बोल वहां से भागते हुए किचन जा लंच लेती है और जय के घर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष कॉलेज जाने के लिए रेडी हो नीचे जाता है तो देखता है नाश्ते के लिए अनिरुद्ध नहीं आया है और उसकी छोटी बहन का स्कूल जल्दी होता है तो वो जल्दी नाश्ता कर निकल जाया करती थी। मोक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठ सर्वेंट से कहता है, काका, अंकल अब तक नीचे क्यों नहीं आए हैं? मोक्ष के सवाल पर सर्वेंट कहता है, बाबा, मालिक तो जा चुके हैं और उन्होंने आज नाश्ता भी नहीं किया है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। वही मोक्ष इस बारे में सोचते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ ही वक्त के बाद मोक्ष अपने नाश्ते को करने के बाद कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही वक्त में वो कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज के अंदर जाने के बाद उसे क्लासरूम में जय उदास बैठा हुआ नजर आता है तो वो उसके पास जाता है, फिर उसके बगल में बैठ सवाल करता है, क्या हुआ जय, सब ठीक तो है ना? मोक्ष के सवाल पर जय बस अपने चेहरे को झुकाए उदासी से अपने धीमे आवाज में कहता है, मेरा जॉब छूट गया है मोक्ष। ये सुन मोक्ष उसके हाथ पर अपने हाथ को रख कहता है, मैं अपने अंकल से बात करूं, वैसे भी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो अंकल। उसके आगे मोक्ष कुछ कहता है, इससे पहले ही जय उसके बातों को काट कहता है, नहीं मोक्ष, मैं जॉब ढूंढ लूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने होंठों पर झूठी मुस्कान ला मोक्ष को देखता है। तभी रचना जो वॉशरूम गई थी वो अपने शीट पर बैठ पीछे मुड़ कहती है, पता है आज पापा मुझसे बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे। ये सुन जय मोक्ष उसकी तरफ देख सवाल करता है, कैसा? दोनों के सवाल पर रचना कहती है, लाइक जैसे उन्हें लगता हो कि मेरा बॉयफ्रेंड हो। ये सुन जय कहता है, दिन भर कॉमिक पढ़ते हुए इमेजिन कर पागल जैसा मुस्कुराते रहेगी तो अंकल आंटी यही सोचेंगे ना। इस बात पर रचना अपने होंठों का पाउट बना देती है। वही मोक्ष हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध विहान की तरफ अपने डार्क नजरों से देखता है तो विहान अपने नजरों को घुमा लेता है तो अनिरुद्ध अफसोस से अपने चेहरे को हिला कहता है, तुम तो खुद पहले आ गए और मुझे भी जबरदस्ती बुला लिए। 1 घंटा होने वाला है पर अभी तक फ्लाइट लैंड नहीं हुआ है। ये सुन सिल्ली सा मुस्कान देते हुए विहान उसकी तरफ देख कहता है, शांत हो जाओ, वो इतने वक्त के बाद आ रही है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड था। ये सुन अनिरुद्ध गुस्से में कुछ कहता कि तभी प्लेन लैंड होने का अनाउंसमेंट होता है तो विहान के जान में जान आता है और वो अपने मन में कहता है, बार बार अनिरुद्ध के गुस्से से बचा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अनिरुद्ध से कहता है, हुरे फ्लाइट लैंड हो गया।
ये सुन अनिरुद्ध उससे फिर घूरता है तो विहान अपने आंखों को रोल कर शांति से खड़ा हो जाता है। वही सनाया फ्लाइट लैंड होते ही अपने सामान को ले फ्लाइट से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल वो अपने फ़ोन को ऑन कर विहान की कॉल करती है। तभी उसे दोनों नजर आते हैं। वही विहान कॉल उठाने वाला था पर सनाया कॉल कट कर देती है तो विहान कहता है ये कॉल क्यों कट कर दी। तभी अनिरुद्ध उसके माथे में चपत मारते हुए कहता है आगे देखो। ये सुन वो आगे देखता है। वही सनाया भागते हुए जा अपने ट्रॉली को छोड़ विहान के गले से लग कहती है मैं तुझे बहुत मिस की। वही विहान भी कहता है मैं भी। फिर सनाया उससे दूर हो अनिरुद्ध के गले लगने वाली थी पर उसकी कोल्ड आंखें देख वो रुक अपना मुंह बना कहती है सिद्धू दोनों भाई एक जैसे हो। ये सुनते ही अनिरुद्ध कहता है आते के साथ भाई को मिस करने लगी पर भाई इंडिया में नहीं है। ये सुन सनाया उसे अपने सड़े शकल से देख कहती है मुझे पता है और मैं क्यों मिस करूंगी। इतना कहने के बाद अपने ट्रॉली को पकड़ कहती है चलो चलो जल्दी चलो मुझे भूख लगा है और मुझे मेरे 2 क्यूटी पाई से भी तो मिलना है पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा। सनाया की बातों को सुन अनिरुद्ध आगे चलते हुए कहता है 2 साल ही हुआ है तुम्हारे गए हुए 2 साल में कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। अनिरुद्ध की बातों को सुन सनाया अपना मुंह बना कहती है तुम इतने सडू होकर क्यों बात करते हो, देखना कोई लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी ऐसे करोगे तो। इस पर विहान कहता है वैसे सनाया बात तो सही कहा तुमने पर मुझे समझ नहीं आता फिर भी लड़कियां क्यों मरती है इस पर। ये सुन सनाया को भी याद आने लगता है कॉलेज हो या स्कूल सारी लड़कियां अनिरुद्ध को देखते ही पागल हो जाती थी। आज भी अनिरुद्ध के एक झलक को देखने के लिए लड़कियां पागल रहती है। तभी सनाया अपने चेहरे को घुमाती है। अब भी सारी लड़कियां अनिरुद्ध को ही घूरे जा रही थी। तो अफसोस से भरी सांस ले सनाया कहती है लड़कियों को ऐसे ही नकचरे लोग क्यों पसंद आते हैं। ये सुन विहान हंसते हुए कहता है तुम अपने आप को भी ऐड कर लो। इतना क्या वो हंसने लगता है तो सनाया उसके पैर पर मारते हुए कहती है सनाया ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है और ना कभी करेगी। ये सुन अपने मुंह को दबा विहान हंसने लगता है। वही तीनों कार के पास बातें करते हुए पहुंच जाते हैं। फिर विहान उसका ट्रॉली ले कार में डाल देता है फिर कहता है चल। तो सनाया झट से कहती है तुम बहुत वाहियात कार चलाते हो, मैं तुम्हारे कार में नहीं जाऊंगी, एक बार एक्सीडेंट काफ़ी है मेरे लिए। ये सुन विहान कहता है यार मैं अब अच्छे से कार चलाने लगा हूँ। ये सुनने के बाद भी सनाया को भरोसा नहीं हो रहा था तो वो अपने चेहरे को ना में हिलाती है। तभी अनिरुद्ध दोनों के बहस से इरिटेट हो कहता है अब तुम दोनों शांत भी हो जाओ और सनाया तुम मेरे कार में बैठ जाओ। ये सुन सनाया झट से जा कार के अंदर बैठ जाती है। वही विहान दूर अपने कार में जा बैठ जाता है और अनिरुद्ध भी अपने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कुछ दूरी वो आए होते हैं तभी अनिरुद्ध का फ़ोन बजता है तो अनिरुद्ध अपने फ़ोन को निकाल भाई नाम देखता है तो कॉल उठा। ड्राइव करते हुए ही कॉल पर बात करता है हाँ भाई। अनिरुद्ध की जुबान से भाई सुन सनाया का दिल धड़कने लगता है और वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। वही अनिरुद्ध अपने भाई का बात सुन कहता है ओह तो आप कब इंडिया आ रहे हो। ये सुन सनाया के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो अपने मन में कहती है आप आ रहे हो, थैंक यू भगवान। वो अपने मन में ये कह रही थी। वही अनिरुद्ध कॉल रख देता है फिर सनाया की तरफ देखता है और कहता है भैया भाभी के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। ये सुन सनाया के चेहरे पर उदासी छा जाता है फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहती है तो मुझे क्यों बता रहे हो। अनिरुद्ध को पता था सनाया उसके या किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो उसके भाई को पसंद करती है। सनाया की बातों को सुन अनिरुद्ध अफसोस से अपने चेहरे को हिला देता है। कुछ ही वक्त के बाद कार रेस्टोरेंट के पास रुकता है। फिर अनिरुद्ध सनाया और विहान भी अपने कार से बाहर निकल जाता है। फिर तीनों साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। जब मैनेजर को पता चलता है अनिरुद्ध और विहान आए हैं तो मैनेजर भागते हुए आता है। फिर वो तीनों को ग्रिड करने के बाद अपने साथ वीआईपी केबिन के अंदर ले जाता है। तो वेटर तीनों के लिए चेयर पीछे करता है। फिर तीनों जा बैठ जाते हैं। तीनों के बैठने के बाद वेटर तीनों का ऑर्डर लिखता है। फिर मैनेजर और वेटर वहां से चले जाते हैं। तभी अनिरुद्ध विहान से कहता है भाई आने वाले हैं। ये सुन सनाया का तो चेहरा लाल हुए जा रहा था। वही विहान कहता है वह सनाया तेरे आते ही अनुराग भाई भी आ रहे हैं, क्या कोइंसिडेंस है। ये सुन सनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध नीचे से ही विहान के पैर पर कसके मारता है। दूसरी तरफ सनाया अपने अतीत को याद करती है। सनाया के दादाजी और अनिरुद्ध के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब सनाया का परिवार मुंबई आया तब सनाया 5 साल की थी। तभी उसके दादाजी सनाया को अपने साथ लेकर गए थे अपने दोस्त से मिलने। तभी पहली बार सनाया अनिरुद्ध और अनुराग से मिली थी। पहले मुलाकात में ही अनिरुद्ध और सनाया लड़ रहे थे। दोनों एक ही उम्र के थे और अनिरुद्ध बचपन से ही थोड़ा कोल्ड नेचर का था तो सनाया उसके सामान को जैसे ही छुई अनिरुद्ध उस पर भड़क पड़ा था। पर तभी अनुराग जो दोनों से 11 साल बड़ा था, उस समय अनुराग का उम्र 16 साल हो रहा था।
और वो स्कूल से आया ही था तभी वो देखता है उसका छोटा भाई एक छोटी बच्ची को अपने मार देने वाले नज़र से घूरते हुए उसे डरा रहा है। तो वो अपने भाई और सनाया के पास जा कहता है, अनिरुद्ध, लड़कियों से पोलाइट बात किया जाता है और ये तो बस तुम्हारे बुक को देख ही रही है ना तो फिर। तभी अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे लड़कियों से नफरत है और मैं कभी किसी लड़की के साथ पोलाइट नहीं हो सकता हूँ। लड़कियों के प्रति नफरत का कारण अनुराग बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो गहरी सांस भर थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, अनिरुद्ध, अपने नाम को सख्ती से सुन। अनिरुद्ध बुक को टेबल पर पटक कहता, अब मैं इस बुक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस लड़की ने मेरा बुक गंदा कर दिया है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही सनाया के आंखों में आंसू भर जाता है और जब अनुराग सनाया के आंखों से बड़े बड़े आंसू बहता हुआ देखता है तो उसके आंखों से आंसू पोंछ कहता है, अपने भाई की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। वो थोड़ा गुस्सैल है पर दिल का बुरा नहीं है। ओके प्रिंसेस। इतना कहने के बाद वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो मैं लिटिल प्रिंसेस को कहीं ले चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने गोद में ही उठाए अपने साथ ले जाने से पहले अपने दादाजी और सनाया के दादाजी से इजाज़त लेता है और जब उसे इजाज़त मिल जाता तो वो अपने साथ उसे पार्क ले जाता और उसे झूला झुलाता और कॉटन कैंडी, आइसक्रीम, उसे जो खाना था सब खिलाता है। अपने अतीत को याद कर सनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में कहती है, मुझे पता है आप मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे क्योंकि आप हमेशा मुझे बच्ची समझे हो, पर ये बच्ची बहुत बड़ी हो गई है। आपको मुझसे प्यार करना होगा। मुझे पता है आप नैना दी से बहुत प्यार करते हो पर नैना दी अब इस दुनिया में नहीं है, आपको उन्हें भूलना होगा। वो खुद के ख्यालों में डूबी थी। तभी वेटर डिश ले आ टेबल पर रख देता है और सर्व करने लगता है। तभी विहान सनाया के बाजू पर पिंच करने हुए कहता है, अब अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ। ये सुन सनाया अपने बाजू को रगड़ते हुए उसे घूर कर देखती है। फिर तीनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ कॉलेज में जय खड़ा हो टीचर से कहता है, प्रोफेसर, मैं आई गो टू वॉशरूम। ये सुन प्रोफेसर ओके बोल देता है। फिर वो क्लासरूम से निकल भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे आदित्य नजर आता है जो प्रिंसिपल और उसके साथ ही एक लड़की होती है। तो जय आदित्य की तरफ देखता है, वही आदित्य का भी नजर उस पर जाता है। तभी जय अपने नजरों को फिर अपने तेज कदमों के साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वही आदित्य शुरुआत में जय को देखते हुए सोच रहा था, ये मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है। तभी उसे याद आता है और वो अपने मन में कहता है, इसका शकल तो उस कैफे वाली से मिलता है, क्या ये वही है। खुद में इतना कहने के बाद वो प्रिंसिपल की तरफ देख कहता है, मेरी बहन को तुम कॉलेज दिखा दो, मैं आता हूँ। ये सुन प्रिंसिपल झट से ओके सर कहता है। वही आदित्य बॉयज वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। बॉय वॉशरूम के अंदर जाता है तो जय अपने जिप को जल्दी से बंद कर देता है। फिर अपनी नजरें आदित्य से ना मिला अपने हाथ को वॉश कर जाने वाला होता है, पर आदित्य उसके हाथ को पकड़ कहता है, इतनी जल्दी क्यों है भागने का, जो करने आए थे उसे अच्छे से कर लो। जय को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या करे। वही आदित्य उसे दीवार से टिका देता है तो जय अपने होश में आ उसकी तरफ अपने घबराए नजर से देख कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं, मैं लड़का हूँ। ये सुन आदित्य उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, हाँ मुझे पता है और ये भी पता है मैं इसी लड़के को 2 बार किस कर चुका हूँ। ये सुन जय अपने मन में कहता है, ये मुझे पहचान कैसे सकता है। ये सवाल तो जय के मन में चल रहा था, पर आदित्य अपने हाथ को उसके कमर पर ले जाते हुए उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा हरकत और चेहरा जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, उसे देख पता चला। आदित्य की बात को सुन जय हैरानी से उसे देखता है और अपने मन में कहता है, ये मेरे मन का बात कैसे पढ़ सकता है। वो अपने मन में इतना कहा ही था कि तभी आदित्य अपने हाथ को उसके जिप के पास ले जा कहता है, तुम्हें नहीं लगता है जिसके लिए तुम वॉशरूम आए हो तुम्हें प्रॉपर करके जाना चाहिए। आदित्य के ऐसा करने से जय का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो घबराते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुन आदित्य उसके जिप को खोल देता है तो जय अपने शरीर का पूरा दम लगा उसे खुद से दूर कर देता है और अपने नम आंखों से उसे देखता है। जय की आंखें नम देख आदित्य उसके आंखों में देखने लगता है। तभी जय की आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो रोते हुए ही कहता है, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आपके वजह से मेरा जॉब छूट गया। आपको पता भी है मेरी दादी माँ कितनी बीमार है, अगर मैं हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा तो दादी माँ भी मुझे, मम्मी पापा भैया तीनों की तरह छोड़कर चली जाएगी। इतना कहने के बाद वो अपने आंखों में हाथ रख रोने लगता है तो आदित्य उसके पास जा उसके सिर पर अपने हाथ को रख कहता है, मेरे वजह से तुम्हारा जॉब छूटा है तो मैं ही तुम्हें जॉब दूंगा। ये सुन जय का रोना बंद हो जाता है और वो अपने आंखों से अपने हाथ को हटा आदित्य की तरफ देखता है तो आदित्य अपने चेहरे को झुका देता है तो जय का दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। तभी आदित्य उसके आंखों में देख कहता है, अगर जॉब चाहिए तो शाम 6 बजे तक तुम दीवान ग्रुप ऑफ कंपनी में आ जाना।
इतना कहने के बाद उससे दूर हो अपने जेब से कार्ड निकाल अपने हाथ को उसके जेब के पास ले जा कार्ड उसके पैकेट के अंदर रख कहता है अपने जेब को बंद कर लो। इतना कहने के बाद उससे दूर हो वो जाने लगता है। वही जय तो उसके जाने के बाद भी मूर्ति की तरह ही खड़ा था। तभी कुछ लड़के वॉशरूम आते हुए आदित्य के बारे में ही बात कर रहे थे तो जय अपने होश में अपना जेब को बंद कर बाथरूम से बाहर जाने लगता है। तभी उसे एक लड़के की जुबान से सुनाई देता है, आदित्य दीवान की बहन इस कॉलेज में एडमिशन ली है। वैसे आदित्य दीवान लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। वो इतना कहा ही होता है कि दूसरा लड़का कहता है, हाँ और मैंने सुना भी है कि वो प्ले बॉय है। वैसे उसकी बहन कितनी सुंदर है। इस बात पर दूसरा लड़का कहता है, आई थिंक उनके जिन में ही सुंदरता कूट कूट कर भरा है। दोनों आदित्य दीवान के बारे में बात कर रहे थे। वही जय आगे और ना सुन वहां से जाने लगता है। कुछ दूरी जाने के बाद आदित्य प्रिंसिपल और उसकी बहन के साथ खड़ा नजर आता है तो एक बार फिर आदित्य और जय का नजर मिलता है पर जय अपने नजर को फेर लेता है। तभी प्रिंसिपल जय का नाम लेता है। जय अपना नाम सुन जय घबराते हुए उस तरफ देखता है तो प्रिंसिपल उसे बुलाता है तो फिर जाना तो पड़ता ही। प्रिंसिपल जो बुलाया है तो वो अपने सहमे कदमों के साथ प्रिंसिपल के पास चला जाता है। तभी प्रिंसिपल कहता है, ये जय है, इस कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप के साथ इसका एडमिशन हुआ है। ये पढ़ने में बहुत तेज है। ये सुन आदित्य उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। वही प्रिंसिपल फिर कहता है, ये दीवान सर की बहन है जो तुम्हारी ही क्लास में आने वाली है तो तुम उसे अपने नोट्स और बाकी चीज़ों में हेल्प करना। तो जय कहता है, ओके सर। वही आदित्य की बहन अपने हाथ को आगे बढ़ा कहती है, हेलो मेरा नाम माही है। ये सुन जय जो कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया था वो कांपते हुए अपने हाथ को आगे करता है। तभी माही उसके हाथ को पकड़ लेती है। वही जय का चेहरा लाल हो जाता है और वो हल्की मुस्कान के साथ ही कहता है, मेरा नाम जय है। वही आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बहन का हाथ छुड़ा कहता है, हो गया इंट्रोडक्शन। अपनी बहन से इतना कह जा जय का हाथ पकड़ लेता है तो जय का आंख हैरानी से बड़ा बड़ा हो जाता है। वही आदित्य उसके आंखों में देख कहता है, मैं आदित्य दीवान ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर। वो हाथ पकड़ा हुआ था। वही जय अपने हाथ को पीछे करने पर था पर आदित्य का पकड़ इतना मजबूत था कि वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाता है तो हकला कर कहता है, जा जय। उसका नाम सुन आदित्य उसके हाथ को छोड़ देता है। वही जय झट से प्रिंसिपल की तरफ देख कहता है, सर मैं जाऊं। ये सुन प्रिंसिपल हाँ कह देता है तो आदित्य उसे जाता देख अपने मन में कहता है, माही से हाथ मिलाते समय ये ब्लश कर रहा था और मेरे हाथ मिलाते ही ये छुड़ाने का कोशिश कर रहा था। एक बार बस मेरे कंपनी में आ जाए फिर मैं बताता हूँ उसे। आदित्य अब भी जय की तरफ ही देखे जा रहा था तो माही कहती है, भैया। अपनी बहन की आवाज को सुन आदित्य जय को देखना बंद कर अपनी बहन की तरह देखता है। फिर कॉलेज से बाहर जाने लगता है तो उसकी बहन भी साथ चले लगती है और पीछे पीछे प्रिंसिपल भी। बाहर आने के बाद आदित्य का ड्राइवर आदित्य और उसकी बहन को देखता है तो कार का दरवाजा खोल देता है। फिर दोनों कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। वही प्रिंसिपल अपने सिर को झुकाए ग्रिड करता है। तभी ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर देता है और आगे जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है तो प्रिंसिपल फिर वहां से जाने लगता है। वही कार में माही मुस्कुराकर कहती है, जय कितना क्यूट था ना। ये सुन आदित्य कहता है, नहीं। अपने भाई का बात सुन माही कहती है, फिर तो भैया आप अपने आंखों का इलाज करवाओ, मुझे तो वो बहुत क्यूट इनोसेंट लगा। ये सुन आदित्य अपने हाथ का मुट्ठी बांध अपनी बहन की तरफ देख कहता है, माही तुम कॉलेज सिर्फ पढ़ने जाओगी और अगर मुझे पता चला कि तुम किसी गरीब लड़के को डेट कर रही हो तो मैं तुम्हें अमेरिका आंटी के पास भेज दूंगा। ये सुन माही अपना मुंह बना लेती है और कहती है, मैं तो बस उसे अपना दोस्त बनाने का सोच रही थी पर पता नहीं आपका दिमाग कहाँ कहाँ जाता है। ये सुन आदित्य को थोड़ा अच्छा लगता है और वो फिर अपने नॉर्मल आवाज में कहता है, तब ठीक है, तुम उसे अपना दोस्त बना सकती हो पर दोस्त के अलावा कुछ नहीं। इतना कहने के बाद वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और अपने मन में कहता है, 6 बजे, मैं पहली बार चाहता हूँ कि 6 जल्द ही बज जाए। आदित्य अपने मन में ये सोच रहा था। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी अनुराग का कॉल आता है तो अनिरुद्ध अपने भाई का कॉल आता देख कॉल उठा लेता है। हाँ भाई। अनिरुद्ध के आवाज को सुन अनुराग कहता है, अनिरुद्ध मैं इंडिया आ रहा, पर इस बारे में मोक्ष और उस लड़की को मत बताना, मैं मेंशन नहीं आऊंगा। अपने भाई की बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, भैया वो लड़की आपकी बेटी है और कब तक आप अपनी ही बेटी को अपने से दूर रखोगे। और भाई वो बिल्कुल भाभी की तरह दिखती है। ये सुन अनुराग कहता है, मत बोलो, वो मेरी नैना की तरह दिखती है, उसके वजह से मेरी नैना आज मेरे पास नहीं है। अपने भाई की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, भैया इसमें अनाया का कोई दोष नहीं है, उसने डॉक्टर से नहीं कहा था कि वो उसे बचाए, ये भाभी का फैसला था और आपको तो भाभी की आखिरी निशानी को अपने करीब रखना चाहिए। ये सुन अनुराग कुछ नहीं कहता है और कॉल कट कर देता है।
आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।